जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं की सिविक्स बुक लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी, इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर करेंगे जो आपके एग्जाम में संभावित पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें, ऐसा ना हो कि आपसे ये महत्वपूर्ण प्रश्न छूट जाए। तो साथियों, इससे पहले भी कक्षा 10वीं के अन्य विषयों के ऊपर में प्रश्न उत्तर करा चुका हूं। तो आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अध्याय के प्रश्न उत्तर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं तथा इसके क्या लाभ है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि जब किसी देश की शासन व्यवस्था में उस देश में निवास करने वाले समाज के सभी समूहों, वर्गों या संप्रदाय को प्रतिनिधित्व दिया जाता है तथा सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखा जाता है, तो शासन की ऐसी व्यवस्था को ही सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। अब देखिए कि सत्ता की साझेदारी के अनेक लाभ हैं। क्या लाभ है? देखिए, फर्स्ट में लिखेंगे कि इससे समाज के हर वर्गों तथा संप्रदायों को शासन व्यवस्था में भागीदारी का अवसर मिलता है। दूसरा में लिखेंगे कि इस व्यवस्था में सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखा जाता है, जिससे विभिन्न समूहों के बीच विद्रोह या संघर्ष की भावना कम हो जाती है। तीसरा में लिखेंगे कि इस व्यवस्था में राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत होती है। चौथा में लिखेंगे कि शासन की इस व्यवस्था में लोकतंत्र की जड़ें और भी मजबूत होती है। देखिए, दूसरा प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि श्रीलंका में सिंहली तथा तमिल समुदाय के बीच तनाव पैदा होने के पीछे क्या कारण थे। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि श्रीलंका में सिंहली समुदाय के लोग बहुसंख्यक है, तमिल समुदाय के लोग अल्पसंख्यक है। फलतः सिंहली समर्थक सरकार ने कुछ ऐसे कानूनों का निर्माण किया जो सिंहलियों और तमिलों के बीच तनाव का प्रमुख कारण बन गया। जैसे फर्स्ट में लिखेंगे तमिल भाषा की अवहेलना करते हुए सिंहली भाषा को देश की एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। दूसरे में लिखेंगे कि विश्वविद्यालयों तथा सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई तथा तमिलों की अपेक्षा की गई। तीसरा में लिखेंगे सिंहली के बौद्ध धर्म को सरकारी संरक्षण दिया गया, जबकि तमिलों की हिंदू धर्म की अनदेखी की गई। तो इस तरह हम ये दूसरे प्रश्न का उत्तर करेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये भी है कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख करें। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी की विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, जिसका उल्लेख निम्नांकित है। तो फर्स्ट में लिखेंगे कि नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था। इसके तहत शासनिक शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसे महत्वपूर्ण अंगों में विभाजित किया गया है और यह तीनों अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। दूसरे में इसी में लिखेंगे कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। जैसे लेके लिखेंगे कि इस व्यवस्था में सत्ता का बंटवारा दो सरकारों के बीच होता है, पहला राज्य सरकार और दूसरा केंद्र सरकार। इसी में तीसरे बिंदु में लिखेंगे कि विभिन्न समूहों के बीच सत्ता का वितरण। इसके अंतर्गत लिखेंगे कि इसके तहत सत्ता में विभिन्न धर्म, भाषा और समुदाय के लोगों को भागीदारी दी जाती है। इसके चौथे बिंदु में लिखेंगे कि दबाव समूह तथा राजनीतिक दल। जैसे देखिए लिखेंगे कि ऐसे समूह या दल सरकार या सत्ता पर दबाव बनाकर जनहित के कार्यों को करने के लिए उन्हें विवश कर देते हैं। अब देखिए चौथा प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक
उक्तिपरक और नैतिक कारण बताइए। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि भारत में किसी एक ही पार्टी की सरकार बनी और ऐसी सरकारों के गठन में कहीं सत्ता के हिस्सेदारी का भाव पाया गया तो इसके पीछे निम्न कारण उत्तरदायी होते हैं। तो पहले हम उक्ति परत में लिखेंगे कि भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है जहां विभिन्न भाषा, धर्म, जाति या संप्रदाय के लोग रहते हैं। अतः ऐसी दशा में कुछ सरकारों का कार्य ऐसा रहा जिससे सभी वर्गों के लोगों के हितों की रक्षा के लिए कार्य किया गया, जिससे देश में राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। अब इसी में लिखेंगे नैतिक कारण कि जनता के हितों का रक्षा करना या जनता के कल्याण का कार्य करना ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का आधार होता है। भारत में ऐसे सरकार का गठन हुआ जिससे जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नियम और नीतियों का निर्माण किया, जिससे उन्हें जनता का समर्थन मिला और सरकार कानून लागू करने में सफल हो सके। अब देखिए पांचवा प्रश्न है अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक किसे कहते हैं। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि किसी भी देश में किसी भाषा या धर्म के लोगों की प्रतिशतता दूसरी अन्य भाषाएं या धर्म के लोगों के प्रतिशतता की तुलना में बहुत कम हो तो ऐसे समूह के लोगों को उस देश में अल्पसंख्यक कहा जाता है। जैसे भारत में मुस्लिम, ईसाई संप्रदाय के लोग, ये क्या है, अल्पसंख्यक है। अब इसी में हम लिखेंगे कि जब किसी देश में किसी धर्म या भाषा के लोगों के प्रतिशतता दूसरे अन्य धर्मों या भाषा के लोगों के प्रतिशतता से बहुत अधिक हो तो लोगों के ऐसे समूह को उस देश में बहुसंख्यक कहा जाता है, जैसे भारत में हिंदू संप्रदाय के लोग। तो साथियों, इस अध्याय के ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।